शिवोहम अभी 7 बजे वाले लाइव में, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में कहा था कि मैं आज लाइव करूँगी ग्रहण दोष के लिए। तो अगर आप यहाँ पर हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कंफर्म कीजिए। उसके बाद फिर अभी 1-2 मिनट में हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ग्रहण दोष के इस पे चर्चा करने के बाद में कि ग्रहण दोष क्या है, उसके उपाय क्या हैं, क्या कर सकते हैं आप उससे बचाव के लिए, उसके बाद में आज का लाइव टैरो रीडिंग में इसी सेशन में करके उठूँगी, क्योंकि फिर 8:30 बजे आना पॉसिबल नहीं होगा। यूट्यूब पे इसी वीडियो को मैं शेयर कर दूँगी। तो अगर आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हैं, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए आवाज़ आ रही है कि नहीं। आज भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले हैं, पर मैं सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चंस को कंपाइल करके इसका टॉपिक पे कवर करूँगी। तो सबसे पहले जो बेसिक सवाल है, और सवाल नहीं भी आया होता तो भी मैं ये बताती कि ग्रहण दोष क्या होता है। ग्रहण दोष तब लगता है आपकी कुंडली में जब किसी भी ग्रह के साथ में, आप सबको पता है कि कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं, 1 से लेके 12 खंड में डिवाइड होती है कुंडली। चाहे वो जन्म कुंडली हो, चाहे वो चंद्र कुंडली हो, चाहे वो नवमांश हो, जिस प्रकार से भी हम अपनी कुंडली को देखते हैं उसमें 12 भाव होते हैं और हर ग्रह के हिसाब से एक भाव होता है। ग्रह हमारे कुंडली में 9 होते हैं और 9 में से 2 छाया ग्रह होते हैं। 2 छाया ग्रह जो होते हैं वो होते हैं राहु और केतु। तो जब हम राहु और केतु की बात करते हैं, ये जब सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठते हैं किसी भी भाव में, अगर राहु और केतु की युति है सूर्य और चंद्रमा के साथ में, कई बार सूर्य और चंद्रमा एक ही भाव में भी हो सकते हैं और उनके साथ में दोनों में से कोई एक ग्रह हो सकता है। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग भाव में हो सकते हैं, पर राहु और केतु एक दूसरे से 6 घर दूर ही रहते हैं, क्योंकि जहाँ राहु सर है, केतु धड़ है, इसलिए वो आमने सामने ही रहेंगे। कालसर्प दोष भी जो कुंडली में होता है वो इसीलिए होता है कि सारे जो बाकी के 7 ग्रह हैं वो राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। मतलब राहु से शुरू करके केतु के बीच में, या केतु से शुरू करके राहु के बीच में। तो कालसर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है वो एक अलग प्रकार का दोष होता है, लेकिन जहाँ पे किसी भाव में राहु के साथ में कोई ग्रह बैठा हो या केतु के साथ में, मतलब सूर्य और चंद्रमा में से, तो वहाँ पर जो है ग्रहण दोष या किसी प्रकार का दोष होता है। मतलब कोई भी भाव, किसी भी भाव में अगर राहु और केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठ रहा है तो वहाँ किसी ना किसी प्रकार का दोष होता ही है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो क्वेश्चंस आते हैं कुंडली से रिलेटेड जब आते हैं, तो सबसे पहले यही आता है कि अगर किसी चीज़ में देरी हो रही है, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही है, लाख कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि तबीयत खराब रह रही है, मानसिक रूप से आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को, मेंटल स्ट्रेस एक बना हुआ है, तो सबसे पहले आपको राहु और केतु को देखना चाहिए। अगर राहु या केतु चंद्र के साथ है तो इमोशनल डिसबैलेंस देंगे, और अगर सूर्य के साथ है तो सबसे ज़्यादा फर्क आपकी सक्सेस पे पड़ेगा। खासकर मैंने देखा है लॉयर्स की कुंडली में। लॉयर्स की कुंडली में अगर ग्रहण दोष है तो उस केस में क्या होता है कि केस तो लड़ते रहते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाती। सब कुछ अच्छा होते हुए भी, सारी चीज़ें अच्छी होते हुए भी सक्सेस नहीं मिल पाती हैं। बहुत से लॉयर्स हैं, बहुत से लॉयर फ्रेंड्स हैं,
और मेरे ख्याल से जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष होता है, ऐसा मेरा मतलब पर्सनल मानना है, क्योंकि मैंने बहुत से लॉयर्स की कुंडली में ग्रहण दोष देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे ग्रहण दोष होता है उनकी आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो सिर्फ चीज़ ये है कि अगर वो दोष है और उस दोष का अगर निवारण कर लिया जाए तो आप ना केवल लॉयर बन सकते हैं बल्कि एक बहुत अच्छे, बहुत सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स, तर्कात्मक जो क्षमता है, तार्किक क्षमता है, वो इनबिल्ट होती है। तो ग्रहण दोष में थोड़ा बहुत एक आउटलाइन आपको बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ग्रहण दोष जो है उनके जो प्रकार होते हैं वो सूर्य के साथ में और चंद्र के साथ में कैसे इफेक्ट होते हैं। तो सिर्फ हम ये मान के चले कि सूर्य और चंद्र के आधार पर ही हम ग्रहण दोष मान के चलते हैं कि अगर कुंडली में सूर्य के साथ केतु या राहु का संबंध है, किसी भी प्रकार से युति है, तो वो सूर्य ग्रहण दोष है, और चंद्र के साथ है तो चंद्र ग्रहण दोष है। और ग्रहण दोष जन्म इसमें अगर कुंडली में है, लग्न कुंडली में अगर आपके हैं, तो उसकी शांति बहुत ज़रूरी है। जैसे मूल की शांति ज़रूरी है वैसे ही ग्रहण दोष की शांति ज़रूरी है। ग्रहण दोष के जो प्रभाव पड़ते हैं वो कहाँ कहाँ पड़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि स्वास्थ्य में पड़ता ही है। स्वास्थ्य के से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं। इरेगुलर कोई भी समस्या अगर है, रिपीटेडली कुछ हो रहा है आपको, फ्रीक्वेंटली कुछ हो रहा है, तो वो ग्रहण दोष एक बार ज़रूर चेक करें कुंडली में। दूसरी, आपको मानसिक अशांति बनी रहेगी, क्योंकि चंद्र या सूर्य है केतु और राहु के साथ में, तो डेफिनेटली अगर सक्सेस नहीं होगा तो भी आप स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। चंद्र में है तो डेफिनेटली इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपको बनी रहेगी। तो बेसिकली अगर मानसिक अशांति है, कंटिन्यूस अशांति है, देखिए उतार चढ़ाव सबके जीवन में रहते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूसली कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है या एक नेचर डेवलप हो गया है कि रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली यही चीज़ हो रही है, तो उसमें अपनी कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपकी कुंडली में ग्रहण दोष तो नहीं है। तो मानसिक अशांति है, तनाव है, और सबसे ज़्यादा चूँकि अगर राहु के साथ में ग्रहण दोष होता है, राहु भ्रम है, तो भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। आप बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेंगे, आप बहुत जल्दी विश्वास पे आकर धोखा खा लेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप बार बार उस चीज़ में ट्रैप में होने के बावजूद भी आप उलझेंगे, बार बार वहीं जाके फंसेंगे। रिपीटेड कोई आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं सही क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ। एक हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। जब कोई आपको दूसरा रियलाइज़ करेगा कि देखो ये चीज़ हो सकती है, ऐसा हो सकता है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि हाँ यार, ये तो मेरी बात आई थी दिमाग में, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पाया या क्यों नहीं समझ पाई। तो ये जो सिचुएशन है ये भी ग्रहण दोष के लिए बन सकता है। आपकी सडन आर्थिक संकट अगर एक पर्टिकुलर एज के 30 के पहले अगर आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, 30 तक आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके साथ वाले सब मिल गए, आपके साथ वाले सब आगे चले गए, उस केस में भी आप देखिए, क्योंकि विलम्ब वाली स्थिति है। और वहीं अगर 30 के बाद वाली लाइफ में सडनली सब कुछ होते हुए आपका सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाए, सब कुछ बहुत अच्छा था, पेरेंट्स बहुत स्टेबल हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाए, तो आप अपनी कुंडली का ग्रहण दोष ज़रूर देखिए, क्योंकि आर्थिक संकट भी आ सकते हैं ग्रहण दोष की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस रहती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। तो एक बार राहु और केतु की स्थिति अपने कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के साथ में देख लीजिए। ग्रहण दोष का असर आपकी मैरिटल ब्लिस पे भी पड़ता है, दाम्पत्य जीवन में भी आपके ये असर करता है। करियर, एज आई सेड, की सक्सेस में डिले हो सकता है। इनफैक्ट पढ़ाई लिखाई में भी रुकावटें आ सकती हैं, ब्रेक हो सकता है। अगर एकेडमिकली आप बहुत सडनली अच्छे होते हुए भी सडनली आपका जो पढ़ाई है उस पर ध्यान हट गई, आप नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप कितना भी फोकस कर रहे हैं, आप सक्सेस ही नहीं आ रही है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं,
या एग्ज़ाम्स आपने फेस तो कर लिए हैं, आपका प्रीलिम्स हो गया, आपके मेंस हो गए, लेकिन आप इंटरव्यू में आके फेल हो गए। ऐसे कई सिचुएशंस आते हैं लोगों की लाइफ में कि रिपीटेडली हम कुछ कोशिश कर रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू गेट सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कि हमारा इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा। तो डेफिनेटली यू आर पुटिंग इन 100% ऑफ योर एफर्ट्स एंड थिंग्स आर नॉट टर्निंग इन योर फेवर। वो सिचुएशन भी हो सकती है कि ग्रहण दोष का असर हो वहाँ पर, कि सन मैंने हर चीज़ को इफेक्ट करेगा, वो करियर को, लाइफ को, मैरिटल लाइफ को, आपके फ्रेंड्स सर्कल को, हर चीज़ को इफेक्ट करेगा। तो ग्रहण दोष को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा राहु केतु के उपाय मतलब कर सकते हैं, जिससे आपका ग्रहण दोष का नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता जो है आपकी कुंडली की, वो सुधारी जा सके, वो उसको पॉजिटिव किया जाए। अब एक क्वेश्चन आया है कि ग्रहण दोष की शांति के लिए पूजा कैसे कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आया है कि इसके लिए अपने लेवल पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि ग्रहण दोष का जो है, कई कई घरों में क्या होता है कि नहीं माना जाता है ज्योतिष को उतना, या कुंडली पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। मम्मी पापा नहीं मानते हैं, बच्चे मानते हैं, बच्चियाँ मानती हैं, तो वो क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, कैसे उसको ये कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रहण दोष तो वैसे अगर देखा जाए तो किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेकर किसी पंडित से ही उसकी शांति कराई जाए तो सबसे अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अपने लेवल पे भी अगर आप करना चाहते हैं तो ग्रहण दोष में आप ये कर सकते हैं कि जिस ग्रह के साथ ग्रहण है, मतलब अगर राहु का दोष है तो राहु से रिलेटेड उसके उपाय होते हैं, केतु का दोष है तो केतु से रिलेटेड उपाय होते हैं, चंद्र का दोष है तो चंद्र से रिलेटेड उपाय होते हैं, और सूर्य का दोष है तो सूर्य से रिलेटेड उपाय होते हैं। मतलब हमारे पास परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या हो जाते हैं कि चंद्र प्लस राहु और केतु, सूर्य प्लस राहु और केतु। तो दोनों ही केस में सूर्य से रिलेटेड उपाय भी होंगे, केतु से रिलेटेड उपाय भी होंगे, या राहु से रिलेटेड उपाय भी होंगे। वैसे ही चंद्र से रिलेटेड उपाय भी होंगे तो केतु से भी रिलेटेड उपाय होंगे, या राहु से भी रिलेटेड उपाय होंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी, मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज की बात करें तो ये मान के चलें कि अगर आप सेल्फ कुछ करते हैं, सेल्फ रेमेडीज़ कर रहे हैं, यू नॉट गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर पूजा, आप किसी पूजा से शांति यज्ञ होम वगैरह नहीं करा रहे हैं, तो हो सकता है कि 20% आपको रिलीफ मिले, 30% आपको रिलीफ मिले, बट डेफिनेटली 40-50% रिलीफ नहीं आएगा। क्योंकि जब आप ग्रहण दोष की उचित पूजा कराते हैं तो ही आपको 50% से 60% के बीच में रिलीफ मिलता है। तो भी 40% दोष रह जाता है, लेकिन वो दोष को फिर आप सेल्फ रेमेडीज़ के साथ में बैलेंस आउट कर सकते हैं। और ये जो दोष है, ये 100% कभी भी इसमें आपको ये नहीं होता, रिलीफ नहीं मिलता। 80% तक रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी जब आप पूरे नियम को जो फॉलो करेंगे, सारे रूल्स को मान के आगे चलेंगे। आपने शांति पाठ किसी पुजारी से करवाई होगी, किसी पंडित से करवाई होगी, आप अपनी रेमेडीज़ भी साथ में रेगुलर फॉर्मेट में फॉलो करेंगे उस केस में। तो बेसिकली आपको अपना कुल गोत्र पता होना चाहिए। कुल देवी का नाम अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको गोत्र पता होना चाहिए कि आपका गोत्र क्या है। नाम, सरनेम, ये तो आपसे पूछा ही जाता है। बर्थ का अगर चार्ट है आपका, एग्जैक्ट टाइमिंग्स, एक्यूरेट टाइमिंग्स आपकी ज़रूरी होती है। अगर आपको अपनी एक्यूरेट टाइमिंग नहीं पता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रश्न कुंडली बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न कुंडली के आधार पर आपका टाइम करेक्शन हो जाता है। और टाइम करेक्शन जब आपको मिल जाता है, टाइम करेक्शन के हिसाब से जब आप अपनी कुंडली चेक करते हैं तो चंद्र दोष है या सूर्य दोष है ग्रहण दोष में, उसके आधार पर आपको रेमेडीज़ बताई जाती है। क्योंकि ये एक बहुत प्रोमिनेंट दोष है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। 100% आप दे रहे हो एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। आप अपनी पूरी कोशिश कर ले रहे हो एंड कोई रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा। आप दिखने में बहुत सुंदर हो, आप की पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते।
आपने पूरी मेहनत कर ली, जी जान लगा दिया, लेकिन आपके काम में आपको क्रेडिट नहीं मिला, तो डेफिनेटली इस टाइप के रिपीटेड फेलियर्स जो है ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हैम्पर करते ही हैं, इम्पैक्ट ऐसे करते ही हैं कि आप चीज़ों को प्रॉपरली फिर आगे लेके नहीं चलना चाहते हो। फिर आप ग्रेजुअली जब कुछ मिलना ही नहीं है तो एक निराशा हो जाती है, एक हताशा हो जाती है। तो उस चीज़ से बाहर आने के लिए, और डिप्रेशन का कारक, सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन का लोगों की लाइफ में ग्रहण दोष होता है। कहीं ना कहीं ग्रहण दोष की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है डिप्रेशन में। आई वुड नॉट वांट टू से, बट कई सुसाइड केसेस में भी ग्रहण दोष मुख्य कारक होता है, क्योंकि मेंटली आप स्टेबल नहीं हैं। तो इस किस्म की कुछ जब चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली उन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो हमारे यहाँ पूजा का जो विधान है उसमें तो देखिए सबसे ज़्यादा, सबसे मुख्य किसी भी देवता, किसी भी पूजा के पहले आवाहन गणेश जी का होता ही है। तो गणेश पूजा का तो महत्व है ही। साथ में शिव जी की पूजा का बहुत महत्व है। अगर चंद्र से रिलेटेड दोष है तो शिव जी की पूजा का और भी महत्व बढ़ जाता है। सूर्य की पूजा का भी महत्व है, चंद्र की अपने आप में चंद्र पूजा का भी महत्व है। तो ये चारों का पूजा किया जाता है। और साथ में जो सेल्फ रेमेडीज करते हैं उनको फिर हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की सेवा और माता रानी की सेवा के प्रावधान बताए जाते हैं जो सेल्फ रेमेडीज करते हैं। कई जगहों पर ये होता है कि दोनों ग्रहों में दोष है, उस केस में चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो उसमें हमको कुछ एक एडिशनल एक पिलर खड़ा करना पड़ता है। मतलब आप ये मानो कि दो पिलर खराब हो गए हैं किसी चीज़ के, उन दोनों पिलर को आपको साथ में खड़ा करना है, तो क्या स्थिति होती होगी, क्या स्थिति बनती होगी। तो उस वजह से ये जो दोष है इस पे ये किया जाता है। नवग्रह की शांति भी की जाती है। अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नवग्रह की शांति भी की जाती है क्या ग्रहण दोष के लिए? बिल्कुल की जाती है। नवग्रह की शांति पूजा तो मतलब आप ये मानिए कि इसलिए भी की जाती है कि आपकी कुंडली में कोई भी अगर दोष है तो किसी भी रिलेटेड ग्रह से अगर आप साल में एक बार भी नवग्रह पूजा कराते हैं तो आप ये मान के चलो कि हर साल 15 to 20% रिलीफ आपको उस एक पूजा से मिल जाता है। कोई अगर नवग्रह का मंत्र रोज जाप करता है, सेल्फ रेमेडी की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई नवग्रह का मंत्र रोज जाप करता है तो ये मान के चलो कि उस साल भर के लिए कम से कम 30% उसको वहाँ पे रिलैक्स मिल जाता है। तो नवग्रह का मंत्र जाप करके नवग्रह के मंदिर अगर जाना होता है तो ये चीज़ें रहती हैं। बट अब जैसे क्या होता है कि आजकल तो हर शहर में मंदिर बन जाते हैं। भक्त मंडलियाँ बन के या भक्तजन क्या करते हैं कि जिसको भी मानते हैं उन लोग एक अपना ग्रुप फॉर्म करके एक मंदिर बना लेते हैं। पर कभी अगर आप दोष के लिए जा रहे हो, किसी दोष के लिए कोई पर्टिकुलर पूजा कर रहे हो, तो जिस शहर में, जिस जगह पर उनकी उत्पत्ति होती है, आपको वहीं जाके करवाने से फलदायी रहता है। जैसे मैं अगर बात करूं कालसर्प दोष की, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास कि कालसर्प की उपासना जो है, पूजा जो है, हवन जो है, वो कहाँ करवाना चाहिए। लोग कहते हैं उज्जैन में करवा सकते हैं, हरिद्वार में करवा सकते हैं, लेकिन कालसर्प और नारायण नागबली पूजा जो है ये मोक्ष से रिलेटेड पूजा है, पितरों से रिलेटेड पूजा है। इसको शमशान में किया जाता है। महाकालेश्वर शमशान नहीं है, बाकी के शिव मंदिर शमशान नहीं है, लेकिन त्र्यंबक क्षेत्र जो है, जहाँ त्र्यंबकेश्वर है नासिक के पास में, त्र्यंबक क्षेत्र जो है वो शमशान है। तो अगर आपको कालसर्प दोष की शांति करवानी है तो आपको त्र्यंबकेश्वर ही जाना पड़ेगा।
आपको अगर नारायण नागबली की शांति करवानी है तो आपको त्र्यंबकेश्वर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये शमशान से जुड़ी पूजा है। आप अगर इसकी पूजा उज्जैन में कराते हैं तो आपको 20% फल मिलेगा, लेकिन जब आप त्र्यंबकेश्वर में करवाते हैं वो फल बढ़ के 100% हो जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह उसके लिए बनी हुई है। तो अगर आपको कोई भी पंडित, कोई भी ये बोलता है कि नहीं यहाँ नहीं तो वहाँ चले जाओ, नहीं, आपको महामृत्युंजय का जाप कराना है। आपको अकाल मृत्यु का अगर दोष है, अकाल मृत्यु दोष के कारण अगर आपको शिव पूजन कराना है, आप महाकाल क्षेत्र में जाके पूजा कराएंगे, क्योंकि वो जगह महाकालेश्वर है जो अकाल मृत्यु को रोक सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के पास पावर है। शिव हर जगह एक है, लेकिन शिव ने हर जगह अपना एक रूप लिया है। कहीं किसी रूप में प्रकट हुए हैं, कहीं किसी रूप में प्रकट हुए हैं, उसका कारण है। अब आप सारे तीर्थ करें ना करें, यदि आप शिव के कुछ जगह चले जाए तो आपको सारे ज्योतिर्लिंगों का फल मिल जाता है। उनमें से भी वो 3 शिवलिंग जहाँ पर आप शिव स्थान जा सकते हैं, ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? अगर आपको शिव स्थान जाना है और शिव के पूरा आपको आशीष चाहिए, पूरा स्नेह चाहिए, सारा आपको कि हमने तीर्थ कर लिया शिव से रिलेटेड, तो आपको सारे 12 ज्योतिर्लिंग अगर आप नहीं जा रहे हैं, केवल 3 जगह आप चले जाइए। आप तारकेश्वर चले जाइए उत्तराखंड में, फिर आप महाकालेश्वर चले जाइए नाभि क्षेत्र में, और फिर आप त्र्यंबकेश्वर चले जाइए पाताल क्षेत्र में। तो ये तीनों जगह जाकर आपका शिव से पर्टेनिंग तीर्थ पूरा हो जाएगा। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का फल आपको इन 3 शिव क्षेत्रों से जाके मिल जाएगा। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हम भ्रांतियों में जीते हैं कि ये चीज़ हो जाए तो ये हम कर लें, तो वो हम कर लें। एक तो सबसे बुरी बात जो राहु भ्रम पैदा करता है ना, आपने देखी होगी कई लोगों की एक आदत होती है कि कभी भी जाके कहीं भी जाएंगे या किसी के घर में जाएंगे, देखेंगे कि किसी भगवान की फ़ोटो लगी हुई है या किसी गुरु की फ़ोटो लगी हुई है, तुरंत उनके मन में भाव आएगा हम भी यहाँ जाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ये करके आएंगे, हम भी ऐसा करवाएंगे। कोई पूजा किसी ने की, हम भी ये करेंगे, तुरंत मन्नत मानने लगते हैं कि ये भगवान ये हो जाए तो हम ये मन्नत करें, और उसके बाद भूल जाते हैं। इनको भी मान ले, इनको भी मान ले, इनको भी मान ले, इनको भी मान ले, सबको मान ले के चक्कर में क्या होता है कि किसी एक जगह के नहीं रह जाते। ऐसे लोगों की लाइफ जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, उधर भागते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में और ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती है। फिर लोग क्या कहते हैं कि जो जितना पूजा पाठ करता है वो उतना परेशान रहता है। एक साधो सब सधे, सब साधो सब जाए। आप अपने कुल देवता की पूजा कीजिए या अपने इष्ट देवता की पूजा कीजिए। आप किसी के यहाँ जाएं, आप प्रसाद का अपमान ना करें। किसी के कोई गुरु हो सकते हैं, किसी की कोई कुल देवी हो सकती हैं, किसी के घर में कोई खास पूजा हो सकती है, आप उसका प्रसाद ग्रहण करें, सब करें, लेकिन मन में ये मत लेके आइए कि हम भी ये करेंगे, हम भी इनको मानेंगे। अब कोई अगर राजस्थान से है और वो माँ करणी माता को मानता है तो वो करणी माता को मानेंगे। आप कभी राजस्थान घूमने गए, आप करणी माता चले गए, वो अलग बात है, लेकिन आपने एकदम मन्नत कर ली कि मुझे करणी माता जाना है और आप नहीं गए, तो आपकी मन्नत तो पूरी नहीं हुई ना। लेकिन देवी आपसे रुष्ट हो गई क्योंकि आप बोल कर नहीं गए। आप खाटू श्याम जाना चाहते हैं, आप सच में खाटू श्याम को मानते हैं, आप जाइए, लेकिन कोई और मानता है इसीलिए उनको मानते हुए कि उनका हो गया इसलिए मेरा भी हो जाएगा, और वहाँ पर आपने कोई ऐसा ये कर लिया, मन्नत कर ली कि मैं खाटू श्याम भी जाऊँगा या जाऊँगी, फिर आप नहीं गए, क्या फ़ायदा हुआ आपका? आपने किसी के यहाँ कोई और गुरु देखा और आपने वो बोला कि मैं इनके यहाँ जाऊँगा, मैं इनके यहाँ दर पे जाऊँगा, आप नहीं गए, क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि आपसे आपके देवी देवता भी छूटेंगे नहीं, और दूसरों के देवी देवता के वहाँ जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि चीज़ें आप कर ना पाएँ उस तरीके से। तो ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में इनवाइट क्यों करनी जिससे आपको परेशानी हो सके किसी भी फॉर्मेट में। तो उतना ही कीजिए
जितना आप आराम से कर सकते हैं। भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा, भगवान ने ज़मीन पे आके बिल्कुल नहीं कहा कि ये व्रत करो, ये उपवास करो तभी मैं प्रसन्न हूँ। आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी भगवान को खुश कर सकते हैं, अपने ग्रहों को खुश कर सकते हैं, अपने ग्रहों को स्ट्रांग बना सकते हैं। बहुत सारी, लेकिन हाँ, बहुत ही सिवियर कोई दोष है आपकी कुंडली में तो उसकी शांति आप करवा के उस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। और उसके लिए भी अब ये मत करना कि कालसर्प दोष है तो आप जाके उज्जैन में करवा रहे हो, और मंगलनाथ का दोष है तो आप जाके किसी भी लोकल शिवलिंग में करा रहे हो। नहीं, प्लीज़, हर चीज़ के लिए एक स्थान है जहाँ जाके आपको वो करवाना पड़ता है। अगर मेजर दोष है तो, छोटा मोटा कुछ है, आंशिक है, आप चाहे जहाँ करवा लो। ये जो लोकल हर नदी के किनारे पंडित जो भी अनुष्ठान करते हैं, उन्होंने एक जो बिजनेस बना लिया है ना, कि एक छोटा सा आश्रम बना लिया, छोटी सी एक जगह बना ली, और बोले हर चीज़ की पूजा हम यहाँ कर देते हैं, हर चीज़ यहीं हो जाती है। होगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मन से आपने देवता की पूजा की है तो उसका असर हो सकता है 10% 20% पड़े, पर जो एक्चुअल फर्क पड़ना चाहिए 100% वाला, 80% वाला, 90% वाला, वो आपको उनके स्थान पे जाके ही मिलेगा। अब आप खाना बनाना होगा तो किचन में ही बनाओगे ना, वॉशरूम में तो नहीं बनाओगे। आपको नहाना होगा तो आप वॉशरूम में ही नहाओगे, आप किचन में तो नहीं नहाओगे। बस वही बात है कि हर जगह की एक, हर चीज़ के लिए एक नियत जगह होती है, और उस जगह से ही आपको उस चीज़ का फल मिलता है। और भगवान भोलेनाथ तो बहुत, बेचारे बहुत भोले हैं, उनको तो आप बुद्धू बना दो कि हाँ प्रभु, हमने तो ये कर लिया, हमें तो इतनी वो करो, और हमने सावन पे ये कर लिया, और हमने बाकी दिनों में ये कर लिया, और गुप्त शिवरात्रि भी कर ली, और बाकी दूसरी शिवरात्रियाँ भी कर ली, साल की जो बड़ी शिवरात्रि है वो भी कर ली, महीनों की जो शिवरात्रि आती है वो भी कर लिया, हमने भोले के बेटे को भी मना लिया, गणेश जी को भी हमने पटा लिया कि हाँ भाई गन्नू बाबा, हमने तो आपके लिए ये कर दिया, गणेश जी आपको तो ये भोग लगा दिया, छोटे से में मान गए, रुष्ट नहीं हुए। लेकिन किसी देवी के साथ ये खिलवाड़ मत करना, क्योंकि देवी किसी भी रूप में हो, आदि शक्ति माँ दुर्गा किसी भी रूप में रहें, चाहे 10 महाविद्या के रूप में किसी रूप में रहें। 10 महाविद्या के बारे में आप सवाल अब मत भेजिएगा, अगर 10 महाविद्या का देखना है आपको तो इसका मैं ऑलरेडी एक एपिसोड कर चुकी हूँ इसके पहले, आप 10 महाविद्या की जानकारी उस वीडियो से ले सकते हैं। अगर आपको वो फेसबुक पे नहीं मिलेगा तो वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिए। अब दोबारा ये मुझे सवाल लिख के मत भेजिएगा। तो जब आप किसी भी देवी की पूजा में, तो वहाँ पे कोई चांस रहता ही नहीं, क्योंकि माँ अगर रुष्ट हुई, किसी भी फॉर्मेट में अगर शक्ति रुष्ट हुई तो उनको मनाना आसान नहीं, गुस्से में होती हैं माँ। जो लेडीज़ होती हैं वो आपने देखा है वैसे ही ज़्यादा गुस्से वाली होती हैं। कई लोग आते हैं मेरे पास में, हम तो ठीक है, हमारी जो होम मिनिस्टर हैं वो बहुत तेज़ हैं, बहुत गुस्सैल हैं, बहुत झगड़ालू हैं, एक बार बुरा मान जाती हैं तो बहुत मान रहे हैं। तो भाई उनको वो मिली हुई है ताकत इमोशंस से, शी इज़ फुल ऑफ इमोशंस। तो फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन मेन, it's the fairer sex, they have all the rights to be upset with the things। गुस्सा उनका तेज होना वाजिब है, अच्छी बात है या बुरी बात है उस पर हम बाद में आएंगे, पर हक है उनका। तो बेसिकली आप जब इस चीज़ का किसी पर्टिकुलरली ग्रहण दोष के जो निवारण उपाय करते हैं, तो सबसे पहले आप ये देख के चलिए कि कौन सा आपका जो है ग्रह एक्चुअल खराब है और किसके साथ में दोष जनित हो रहा है, चंद्र के साथ में कि सूर्य के साथ में। उसमें भी राहु का दोष अलग होता है, केतु का दोष अलग होता है। ये क्वेश्चन मैं जाने देती हूँ, मतलब आई हैव पार्शियली डिस्कस दिस क्वेश्चन। अंतरदशा और महादशा के भी क्वेश्चंस आए हैं। तो अंतरदशा और
महादशा आप अपने विंशोत्तरी महादशा में देख सकते हैं, चार्ट में देख सकते हैं कि कब से कब तक का पीरियड आपका किसका चल रहा है। और उस महादशा के अंतर्गत खासकर शुक्र की महादशा आपको बहुत कुछ देकर भी जा सकती है। तो आपके सबसे पहले आपका इफेक्ट होता है आपके कैरेक्टर पर। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आ गया है, कोई किसी ऐसे सिचुएशन में फंस रहा है जहाँ पे उसका एक कैरेक्टर हिट हो रहा है, चाहे उसकी गलती हो या नहीं हो, तो शुक्र की स्थिति ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे ही जब आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, कुछ चीज़ें देरी हो रही है, तो राहु की दशा देखनी चाहिए। कभी आप बहुत डिसीजन मेकिंग डिले कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो केतु का देखना चाहिए। अलग अलग ग्रह अलग अलग चीज़ों के लिए इफेक्ट करते हैं। मेजरली सारे 9 ग्रह मिलके इफेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी का होल्ड कहीं कहीं ज़्यादा होता है। अब संस्कृत टीचर आएगी क्लास में तो वो संस्कृत ही पढ़ाएगी, चाहे उनको नॉलेज हर चीज़ का हो, बट शी वुड बी टीचिंग यू संस्कृत और ही विल बी टीचिंग यू संस्कृत ओनली। मैथ्स टीचर आएंगे तो मैथ्स पढ़ाएंगे, अकाउंट्स के टीचर आएंगे तो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स के आएंगे इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। नॉलेज उनको हर सब्जेक्ट्स का होगा। हर कोई इंग्लिश हर कोई पढ़ा सकता होगा, लेकिन इंग्लिश आके इंग्लिश टीचर ही पढ़ाएगी। तो वैसे ये जो 9 ग्रह हैं, ये इनका एक अलग अलग अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, ये सारे अपने अपने सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। तो उस हिसाब से आपको देख के चलना पड़ेगा। वही बात जो मैंने कही ना कि जो चीज़ आपकी शमशान में हो सकती है वो शमशान में ही होगी, जो चीज़ मंदिर में हो सकती है वो मंदिर में ही होगी। शमशान में भी एक ब्राह्मण रहता है जिसको दान मिलता है वो भी ब्राह्मण, लेकिन वो फिर मंदिर के क्रिया कर्मकांड नहीं कर सकता, वो फिर शमशान की क्रियाएं ही करेगा। तो हर किसी का हर क्षेत्र जो है अधिकार क्षेत्र बटा हुआ है, उस अधिकार क्षेत्र में ही रह के वो काम करे तो ही ठीक रहता है। वैसे ही हम अगर रेमेडीज़ के लिए किसी के पास जा रहे हैं, अब अगर हमको सपोज हमको आई में प्रॉब्लम है तो वी वुड नॉट बी गोइंग टू अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, नहीं। अगर हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे। डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमको किस डॉक्टर के पास जाना है, किस पर्टिकुलर फील्ड पे जाना है, किस पर्टिकुलरली कौन सी फैकल्टी के पास जाना है। सब्जेक्ट अगेन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज आ जाती है यहाँ पर। तो अगर आपको कान से परेशानी है, गले से परेशानी, आप ईएनटी के पास जाओगे। थ्रोट इन्फेक्शन है तो आप ईएनटी के पास ही जाओगे, आप जाके ऑन्कोलॉजिस्ट को नहीं दिखाओगे सीधे। अगर कैंसर है तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओगे। अगर आपकी आइज़ में प्रॉब्लम है आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे, लेकिन आप आँख की प्रॉब्लम के लिए गैस्ट्रो के पास नहीं जाओगे। बहुत सारी दिक्कत है। तो हर चीज़ का एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, जिस हिसाब से आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो आप डिसाइड करोगे। या डॉक्टर आपको अगर फर्दर सजेस्ट करे कि नहीं मुझे ये डाउट हो रहा है, तब आपको वो दूसरे किसी के पास भेजेगा। बट अपनी मर्जी से सारी खिचड़ी नहीं पकाएंगे हम। वी कैन नॉट गो एंड डू यूट्यूब देख के हम सर्जरीज नहीं करेंगे अपनी, डेफिनेटली नॉट। अगर हम इफ़ वी आर सेन वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। चंद्र दोष है, चंद्र से रिलेटेड जो भी पीड़ित हैं, सूर्य से रिलेटेड जो भी पीड़ित है, ये सारी चीज़ें हमको एक एक देख के करना पड़ेगा। अब ग्रहण दोष के उपाय में अगर बात कर रहे हैं, तो जैसे अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो आप बिल्कुल महाकालेश्वर जाके पूजा करवा सकते हैं, किसी भी शिव मंदिर जाके करवा सकते हैं आप पूजा। और महाकालेश्वर में ये पूजा स्पेसिफिकली आप करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नागचंद्रेश्वर महादेव जो हैं वो महाकालेश्वर के मंदिर में बैठे हुए हैं, जिनका मंदिर साल में एक बार नागपंचमी के दिन ओपन होता है। तो चंद्रेश्वर मंदिर वहाँ होने की वजह से और नवग्रह मंदिर वहाँ होने की वजह से आप वहाँ पे वो पूजा करवा सकते हैं। नवग्रह शांति का आप पूजा वहाँ करवा सकते हैं। मंगलनाथ में जाके आप मंगल शांति की पूजा करा सकते हैं। महाकालेश्वर में जाके आप महामृत्युंजय जाप करवा सकते हैं। अकाल मृत्यु या शरीर अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है आप उसकी पूजा करवा सकते हैं। हर चीज़ का एक अलग ये दोष की पूजा आप करवा सकते हैं। अंगारक दोष है आपकी कुंडली में तो आप जाके मंगलनाथ में पूजा करवा सकते हैं। आप सूर्य मंदिर में जाके पूजा करवा सकते हैं। मंगल से रिलेटेड जितने आपकी दिक्कतें आती हैं उसके लिए आप वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं। एक और योग होता है हमारी कुंडली में, गुरु के साथ चांडाल योग। गुरु के साथ राहु या केतु अगर मिलता है तो एक चांडाल योग निर्मित होता है।
खासकर गुरु के साथ राहु मिलने पे चांडाल योग का निर्माण होता है। तो गुरु चांडाल के लिए भी आपको गुरु के उपाय भी करने हैं, और राहु और केतु में से जो भी उसको बना रहा है, योग बना रहा है। योग मतलब युति। जब हमारे पास 2 ग्रह या उससे ज्यादा के ग्रह आ जाते हैं, उन युति का जो प्रभाव पड़ता है उसको, उसके द्वारा योग का निर्माण होता है, योग की निर्मित होती है। तो अगर आपको कोई परेशानी आ रही है अपनी कुंडली में, आप उसके फल अपने आपको आपके ज्योतिष ने जो बनाया बताया है वो तो आप समझिए, और अपनी कुंडली आप खुद स्टडी करके देखिए। ये नहीं कि आपको ज्योतिष का कोर्स करके ही स्टडी करना है, आप उस भाव को देखिए, समझिए, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, जब सलाह लेने की बात आती है तो आप एक योग, माने किसी योग से रिलेटेड, तो योग्य ज्योतिष से या गुरु से आप सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। ये नहीं कि आप किसी के पास भी चले गए। अब एआई ज्योतिषी के पास जाएंगे तो उसमें आपको वही मिलेगा जो इंटरनेट में फीड है। एआई ज्योतिषी अपना दिमाग लगा के आपको कुछ नहीं बताएगा। एआई इज बाय डिफॉल्ट आर्टिफिशियल, तो वो आपको वो सारी चीज़ें बताएगा जो ऑलरेडी इंटरनेट में लोग लिख चुके हैं, फीड कर चुके हैं। अब एआई इतने टाइम के बाद क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? पहले ये प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, चाहे वो एस्ट्रो सेज हो, चाहे वो एस्ट्रो टॉक हो, चाहे वो क्लिक एस्ट्रो हो, चाहे वो डिवाइन हो, चाहे वो कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म हो। हज़ारों एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म्स आजकल काम कर रही हैं। मैंने कई जगह देखा, कई लोग बोलते हैं ये पंडित जी ने हमको ऐसा बताया था, ये पंडित जी ने हमें ऐसा बताया था, एस्ट्रोटॉक ने भी हमें वही चीज़ बताई। अरे वही चीज़ तो बताएंगे ना, क्योंकि इन लोगों ने पूरा डेटा कलेक्शन किया है। उस डेटा के आधार पर ये लोग आपको आपकी कुंडली का ये बता रहे हैं। एक्यूरेसी कहाँ है? वो तो आर्टिफिशियल है। आप या तो फिर मानो और या तो फिर बिल्कुल मत मानो। आप वैदिक उसमें मत जाओ, आप एआई पे ही जाओ, आप करो। लेकिन उसके लिए आप किसी एक्चुअली ज्ञानी के ज्ञान को चैलेंज नहीं कर सकते। अब एक आपने आईपीसी की किताबें पढ़ ली और आपको धाराएं पता है और आप उस धारा के आधार पे बात कर रहे हैं, तो आप वकील नहीं बन गए। एक वकील ही जानेगा कि वकालत में उसने क्या सीखा है और वो क्या कर रहा है। किसी की कुंडली में कुछ स्पेशल भाव रहते हैं जिसके आधार पर वो ज्योतिष बनते हैं। उनमें वो विजडम आती है, एक सिक्स सेंस होता है, एक इच्छा होती है उनकी कि मैं इस फील्ड के बारे में मैं स्टडी भी करूँगा और नॉलेज भी दूंगा और लोगों के हितार्थ भी काम करूँगा। अब आपने क्या किया, सारी चीज़ें कोलेट कर ली और एक ऐप बना लिया कि अगर ये चीज़ें हैं, मतलब आपने उसको लॉजिकल बना दिया। आर्टिफिशियल चीज़ों पे आपने सारी चीज़ें कर ली और एक्यूरेसी आप इसलिए लेकर आ गए क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो अगर आपको आप आर्टिफिशियल हो तो आप करो, बिल्कुल करो, यू आर फ्री टू डू। लेकिन फिर ये मत करो कि आप इधर से उधर भाग रहे हो, उधर से उधर भाग रहे हो, उधर से उधर भाग रहे हो। ऐसे इतने केसेस आ रहे हैं, इतनी चीज़ें आ रही हैं। 12 साल का बच्चा वो इसमें एस्ट्रो ऐप में है और पूछ रहा है कि मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। ऐप ने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा, उसको नहीं पता कि हु इज यूजिंग द ऐप। एक 12 साल का बच्चा अपनी डिटेल्स दे के कह रहा है कि आप ये बताओ। 12 साल के बच्चे को अपना आइडियली तो 15 साल के पहले कुंडली देखी ही नहीं जाती, 16 साल की एज के पहले कुंडली देखी ही नहीं जाती। कोई निराकरण आपको उपाय बताया ही नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें अगर बचपन में कुछ कुंडली में कोई दोष है बचपन के टाइम पे, तो वो कुंडली दोष के लिए उसके माता पिता या घर का कोई बड़ा उनके लिए उसका निवारण करता है दोष का। 12 साल का एक बच्चा आके पूछ रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरी उसके साथ शादी होगी कि नहीं होगी, और ये ऐप्स उनको करने दे रहे हैं। तो ये कहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? तो थोड़ा सा अकल लगाइए, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। आप बुद्धिमान हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है आपके अंदर, ओरिजिनल नेचुरल इंटेलिजेंस है। आप उस नेचुरल इंटेलिजेंस की यूसेज को अपने इसमें लाइए। हाँ, और अगर कुछ आप जानना चाहते हैं कि एक चीज़ आगे क्या होने वाली है, ऐसा क्या होने वाला है, उसका आप टाइम फ्रेम में आप एआई को भी रेफर करके आप क्रॉस चेक कर लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन किसी फेड डेटा को कोई चीज़ इनपुट की गई है और उस डेटा के बेसिस पे लॉजिकल, आज की डेट में कंप्यूटराइज सारी चीज़ें बना दी गई हैं, तो एक रोबोट रोबोट ही रहेगा और एक इंसान इंसान ही रहेगा। ऐसा भी है कि 100% चीज़ें हो सकता है कि अभी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं हो, तो वो परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में वो आपको निकाल के जवाब तो दे देगा,
पर वो आपको 100% इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूरेट है वो रीडिंग। और ये रीडिंग हो सकता है एक्यूरेट हो, वो रेमेडी वेदर उसके लिए लागू होती है कि नहीं होती, ये भी मैटर करेगा। बहस करने के लिए तो 100 लोग आ जाएंगे, बहस करने में बोलने में टैक्स नहीं लगता, और जब तक बोलना टैक्स फ्री है तब तक हर कोई बोलेगा। तो आपको जो सोचना है ये आपकी निर्णय क्षमता डिसाइड करेगी, आपको क्या निर्णय करना है, आपको क्या डिसाइड करना है अपने लिए, ये आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर हैप्पी विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंग, गो हेड विद दैट। एंड इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस फ्रॉम द वैदिक वेज, तो यू हैव टू सर्च फॉर समबडी हु इज एन एक्सपर्ट देयर। फिर आप ये नहीं कर सकते कि टाइम पास ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब कहते हैं ना कि अदरक के साथ आप कच्चा केला नहीं खा सकते, दूध के साथ आप फिश नहीं खा सकते। कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आपको ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, सूप मिलेंगे आपको, स्रोत के आधार पे मिलेंगे, जो आपको वैदिक चीज़ों में मिलेंगे, वेदों में मिलेंगे, आपको पुराणों में मिलेंगे, जो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, आपकी लाइफस्टाइल के लिए अच्छी हैं। तो यू हैव टू फॉलो द वाइज थिंग्स एंड एज पर व्हाट द वाइज men say. And wisdom comes from experience, wisdom comes from life. So thank you so much for connecting everybody. आपके जो भी सवाल हैं आप लिख के भेज सकते हैं, और अगर इस चीज़ से रिलेटेड और भी आपके सवाल हैं आप लिख के ज़रूर भेजिए। 1-to-1 अगर है कोई क्वेश्चन पर्सनली आप करना चाहते हैं, आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक करके कीजिए। विदाउट अपॉइंटमेंट मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी। कई लोगों की आदत होती है कि फेसबुक में आके चैट करके आप बात करते हैं, तो देखिए उतना टाइम नहीं है मेरे पास में। मेरे पास क्या, अगर आप भी प्रोफेशनली कुछ करेंगे, मैं आपको परेशान करूँगी, तो आपके पास भी मेरे लिए टाइम नहीं होगा। एंड इफ आई एम डूइंग दैट प्रोफेशनली, देन प्लीज़ रिस्पेक्ट प्रोफेशनलिज्म। Stay blessed, stay happy. If there are any issues, write to me, and we'll definitely connect on the next live session. Thank you.